दिन हो या रात, आग से बचने की करिए बात। क्योंकि अग्नि दुर्घटना से है जबरदस्त नुकसान। अग्नि बचाव को बनाइए अभियान। जी हाँ, सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। नॉलेज और गाइडेंस के आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेशनल फायर सर्विस डे या वीक मनाने के पीछे क्या कारण है, क्या हिस्ट्री है, ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और साथ में बहुत कुछ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। ये बात है उस वक्त की जब 1939 से लेकर 1945 तक पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 की दहशत फैली हुई थी और भारत में अंग्रेज राज हुआ करता था। इसी समय दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट का कनाडा में बना हुआ एसएस फोर्ट स्टिकाइन नाम के जहाज को अमेरिका के वॉर शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ट्रांसपोर्ट में शामिल किया गया था। एसएस फोर्ट स्टाइकिन ने अपनी जर्नी की शुरुआत 7 सितंबर 1942 में की थी। 586 डेज में 40 पोर्ट घूमता हुआ वो फाइनली 12 अप्रैल 1944 को मुंबई के विक्टोरिया डॉक पर पहुंचा। एसएस फोर्ट स्टिकाइन एक वॉरशिप होने के कारण उसमें काफी मात्रा में गोला बारूद भरा हुआ था। एसएस फोर्ट स्टिकाइन 9 अप्रैल 1944 को कराची बंदर से निकलकर मुंबई के विक्टोरिया डॉक पर 12 अप्रैल को आ पहुंचा था। एसएस फोर्ट स्टिकाइन जब कराची बंदर से निकला तो वेट के सही संतुलन के लिए उसमें 8000 टन से भी ज्यादा कॉटन बेल्स, 1000 से ज्यादा लुब्रिकेंट ऑयल के बैरल, फर्टिलाइजर और टर्पेंटाइन को डंप किया गया था। हालांकि एसएस फोर्ट स्टाइकिन के कप्तान ने शिप में क्लास ए एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट होने के कारण ये सब सामान रखने के लिए मना कर दिया, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज करके टाल दिया गया। स्टिकाइन ने मुंबई डॉक पर पहुंचकर 2 गलतियां की। पहली गलती, वर्ल्ड वॉर के चलते दूसरे देश का कोई वॉरशिप या एयरप्लेन रेड फ्लैग ना देख ले, इसी वजह से रेड फ्लैग को डिस्प्ले नहीं किया, जो कि क्लास ए प्रोडक्ट के लिए डिस्प्ले करना बहुत ही जरूरी था। दूसरी गलती, अनलोडिंग प्रायोरिटीज का पालन ना करना। तकरीबन 48 घंटे तक शिप में एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट का अनलोडिंग नहीं हुआ और जब अनलोडिंग स्टार्ट हुआ तो पहले एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट का अनलोडिंग नहीं हुआ। और 13 अप्रैल मिडनाइट को क्लास ए एक्सप्लोजिव मटेरियल को प्रायोरिटी न देते हुए पहले फर्टिलाइजर और लुब्रिकेंट प्रोडक्ट का अनलोडिंग शुरू किया गया, जो कि गलत था। तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे पास में खड़े एक जहाज के कप्तान ने एसएस स्टिकाइन से स्मोक निकलते हुए देखा था। ये स्मोक को स्टिकाइन में काम कर रहे वर्करों ने भी महसूस किया था। ठीक इसी वक्त एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट की अनलोडिंग एक्टिविटी भी चालू हुई थी और शिप के इंजन रूम में मेंटेनेंस के लिए हॉट वर्क चालू किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर सेफ्टी को बाईपास करके हॉट वर्क को चालू रखा गया था। दोपहर को 12:30 बजे नजरअंदाज किया हुआ धुआं जब लोगों के ध्यान में आया तो 1:45 बजे फाइनली लोगों ने फायर फाइटिंग को स्टार्ट किया। जहाज के कप्तान ने लीड लेते हुए अपने कर्मचारियों को लोग के फायर डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए आदेश दिया, लेकिन लैंडलाइन टेलीफोन से संपर्क ना हो पाया। इससे लगी हुई आग क्लास 2 कैटेगरी की यानी कि एक्सप्लोजिव आग है, ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तब जाके मैन्युअल कॉल पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ा। फायर अलार्म के मैसेज को नॉर्मल और क्लास ए की छोटी फायर समझकर वहां पर फायर फाइटिंग के लिए केवल 2 ही फायर टेंडर्स पहुंचे। वहां जाकर उन लोगों को पता चला कि ये एक्सप्लोजिव कैटेगरी की बड़ी फायर थी, जिसको फायर फाइटिंग के लिए ज्यादा फायरमैन और ज्यादा टेंडर्स की जरूरत थी। 3 बजे तक ये सारी एक्टिविटीज चलती रही। 3 बजे तक वो लोग 42 होसेस को कनेक्ट कर चुके थे। 9 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी शिप पर छोड़ चुके थे। डंप कॉटन में स्पॉन्टेनियस फायर की प्रॉपर्टी का होना, लुब्रिकेंट ऑयल का लीकेज होना, लीकेज को अरेस्ट नहीं करना और साथ में एक्सप्लोजिव मटेरियल का होना, इन सभी कारणों से आग तेजी से बढ़ने लगी। आग इतनी तेजी से बढ़ी कि थोड़ी ही देर में जहाज के बॉटम से लेके जहाज के मास्ट तक की ऊंचाई कवर कर ली। फिर 4:04 पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि इसने 108 मीटर लंबे जहाज के 2 टुकड़े कर दिए थे। जहाज के इंजन का स्टीम बॉयलर 800 मीटर दूर जाके गिरा था। इस वजह से विक्टोरिया डॉक पर सुनामी जैसा माहौल क्रिएट हो गया था। धीरे धीरे आग की तीव्रता बढ़ने लगी। 4:33 पर एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था
कि डॉक में आसपास में रखे 13 जहाजों को जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि इसने हमें हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर हमले की याद दिला दी थी। इसका वाइब्रेशन इतना पावरफुल था कि 1700 किलोमीटर दूर शिमला में भी ये महसूस हुआ था। वर्ल्ड वॉर के चलते एक्चुअल फिगर तो बाहर नहीं आया था, लेकिन ऑफिशियल फिगर में पोर्ट एम्प्लॉइज, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और आर्मी को मिलाकर टोटल 231 जवान शहीद हो गए थे और 3000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इन शहीद हुए जवानों में से 67 फायरमैन थे। इस दुख भरी घटना में शहीद हुए फायरमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अप्रैल के इस दिन को हम फायर सर्विस डे के स्वरूप में ऑब्जर्व करते हैं। और अब ये एक दिन ना होकर पूरा वीक ऑब्जर्व होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फायर सेफ्टी की जागरूकता को फैलाया जाए। चलिए अब जानते हैं फायर सर्विस वीक यानी अग्निशमन सेवा सप्ताह कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी क्या गाइडलाइन होती है और ये गाइडलाइन को कौन जारी करता है। फायर सर्विस वीक अग्निशमन सेवा सप्ताह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के फायर एडवाइजर के मार्गदर्शन अनुसार हर साल 14 से 20 अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल कर्मचारियों, उनके परिवारों और आम जनता के बीच अग्नि सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल फायर सर्विस वीक के अभियान को भी बढ़ावा देती है। आम जनता में आग के बचाव के साथ साथ जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता को और बढ़ाने के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल फायर सेफ्टी पर अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ वीडियो, पॉकेट गाइड, पोस्टर, बैनर, फायर सेफ्टी बैज जैसी प्रचार सामग्री को भी विकसित करती है। – 2023 में ऑब्जर्व किए जाने वाले नेशनल फायर सर्विस डे की थीम है अग्नि, मतलब होता है अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। चलिए अब फायर सेफ्टी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज में क्या क्या एक्टिविटीज होती है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले इस हेतु के लिए फायर सर्विसेज के द्वारा 1944 में शहीद हुए हर जवान को श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में फंक्शन रखा जाता है और फंक्शन में शहीदों के फैमिली मेंबर्स को भी बुलाया जाता है। 14 अप्रैल को हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फायर हेडक्वार्टर के शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और परेड कर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इंडस्ट्रीज में सभी एम्प्लॉयज को फायर सेफ्टी के लिए संदेश देते हैं। सभी एम्प्लॉयज में पॉकेट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गाइड और सेफ्टी बैज जैसी जागरूकता बढ़ाने वाली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फायर डिपार्टमेंट की ओर से आम जनता को और सभी कर्मचारियों को फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। सभी एम्प्लॉयज में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फर्स्ट एड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाते हैं। इंडस्ट्रीज में अलग अलग लोकेशन पर फायर सेफ्टी के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए जाते हैं। फायर सेफ्टी स्पेशलिस्ट को बुलाकर फायर फाइटिंग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पर लेक्चर रखे जाते हैं। फायर और इवैक्यूएशन ड्रिल का आयोजन कर प्लांट की एग्जिस्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज को जांचा जाता है। फायर ब्रिगेड ऑफिसर को प्लांट विजिट करवाकर प्लांट ऑपरेशन से परिचित करवाया जाता है। फायर प्रिवेंशन के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट और हाउसकीपिंग ऑडिट रखी जाती है। रेसिडेंशियल कॉलोनी और स्कूल में फायर सेफ्टी प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए फिल्म स्क्रीनिंग और शोज रखे जाते हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए होम फायर सेफ्टी की जानकारी के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। हर साल नेशनल फायर सर्विस डे की थीम को बेस बनाकर स्लोगन, ऐसे, पोस्टर जैसी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है और जिसमें विजेता को प्राइज देकर प्रोत्साहित किया जाता है। लोकल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा हॉल में फायर सेफ्टी पर विज्ञापन दिए जाते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता और कर्मचारियों में फायर सेफ्टी की जागरूकता को बढ़ाया जाता है। फायर सर्विस वीक ऑब्जर्वेंस की ज्यादा जानकारी के लिए आप गृह मंत्रालय के फायर सेल और नेशनल सेफ्टी काउंसिल की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं।
जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।